खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज लॉकडाउन का बर्थडे है। एक साल पहले भले ही किसी को इस शब्द में और शब्द के माने ना पते रहे हो, लेकिन आज हर कोई इसका अर्थ भी समझता है, इसका डर भी समझता है। सबको याद है पिछले साल करीब 2 महीने से ज्यादा रहे संपूर्ण लॉकडाउन ने कितना नुकसान किया था। गरीब तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, संपन्न आर्थिक रूप से तो स्थिर रहे, लेकिन मानसिक तौर पर हर कोई परेशान रहा। पिछले 1 साल में कोरोना का ग्राफ बहुत ज्यादा बदल भी गया है। पिछले साल 25 मार्च को जब देश में लॉकडाउन लगा तो कोरोना के कितने केसेस थे? कुल 606 केसेस थे। आज करीब 1 करोड़ 18 लाख है ये केसेस। 1 साल पहले कोरोना से सिर्फ 15 लोगों की मौत हुई थी। आज मरने वालों की संख्या 1,60,000 से ज्यादा है और ये आंकड़े अभी और भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि भारत में कोरोना की दूसरी लहर की पुष्टि हो चुकी है। सेकेंड, हर रोज केसेस बढ़ रहे हैं। अभी रोजाना नए केसेस आने से भारत दोबारा वहीं पर आ गया है जहां करीब 5 महीने पहले था। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, हम 5 महीने पीछे चले गए हैं। इससे भी ज्यादा डराने वाला दावा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर 100 दिन तक रह सकती है। 100 दिन तक। SBI ने 15 फरवरी से भारत में कोरोना की दूसरी लहर मानी है। यानी SBI के मुताबिक मई तक कोरोना की दूसरी लहर रह सकती है। रिपोर्ट ये कहती है कि दूसरी लहर में कोरोना के 25 लाख नए केसेस आ सकते हैं। कहा यह गया है कि अगर महामारी से लड़ना है तो भारी मात्रा में टीकाकरण ही एकमात्र उम्मीद है। और इसके साथ में रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लोकल लेवल पर लॉकडाउन का कोई असर नहीं होगा। यानी यह रिपोर्ट डराने वाली है। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं लोगों को अपना गार्ड अभी डाउन नहीं करना है, अपने शील्ड हाई रखने हैं। यानी कोरोना के खिलाफ कोई लापरवाही अगर आपने बरती तो हालात खराब होंगे, क्योंकि जो लड़ाई हमने लड़ी है, जो लड़ाई लॉकडाउन से शुरू हुई थी, वो हम हार जाएंगे, यकीनन हार जाएंगे। और इसीलिए अब ये रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। রাস্তায় বেরোবেন না। আর যদি রাস্তায় এখান থেকে বেরোতেই হয় তাহলে অতি অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করুন। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन के इस ऐलान से हैरानी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि इसका अंदाजा सबको था। इससे पहले सरकार जनता कर्फ्यू लगा चुकी थी। कई राज्य सरकारें अपने स्तर पर आंशिक लॉकडाउन कर चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन कैसा होने वाला था ये किसी को नहीं पता था। 25 मार्च 2020 यानी वो दिन जब पूरी दुनिया का सबसे बड़ी आबादी पर सबसे सख्त और सबसे बड़ा लॉकडाउन लगा था। 130 करोड़ की आबादी घरों में कैद हो गई थी। काम धंधे बंद हो गए थे। प्लेन, ट्रेन, गाड़ियां, सबके पहिए थम गए। करोड़ों की संख्या में लोग एक झटके में बेरोजगार हो गए। बड़े बड़े शहरों में लाखों की संख्या में मजदूर बिना खाने, पैसे और छत के थे। शहरों से हर रोज लाखों मजदूर ऐसे ही सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों को पहुंच रहे थे। जल्दबाजी में लॉकडाउन लगाने की खूब आलोचना हुई। कहा गया सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई और सीधे लॉकडाउन लगा दिया। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय पर लॉकडाउन न लगा होता तो भारत में कोरोना से कहर मच जाता, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए ढांचा तैयार कर लिया था। IIT हैदराबाद के प्रोफेसर M विद्यासागर की अध्यक्षता में बनी एक कमेटी का अनुमान है कि अगर सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया होता तो पिछले साल जून के अंत तक 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा संक्रमण के केस हो सकते थे।
जबकि असल में लॉकडाउन की वजह से जून में कुल संक्रमण के केस 6 लाख से कम थे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लॉकडाउन नहीं होने पर देश में एक बार में एक्टिव केस की संख्या 50 लाख के पार जा सकती थी, जबकि भारत में सबसे ज्यादा एक्टिव केस सितंबर में थे 10 लाख। इसी कमेटी ने यह भी कहा है कि अगर लॉकडाउन न लगा होता तो 26 लाख लोगों की मौत हो जाती। यह भी कहा गया अगर लॉकडाउन 1 महीने की देरी के बाद मई में लगाया जाता तो भी 10 लाख लोगों की मौत हो सकती थी। लॉकडाउन के 1 साल बाद भारत में 1,60,000 लोगों की मौत हुई है। यानी लॉकडाउन ने लोगों की जान तो बचाई, लेकिन लॉकडाउन का साल 2020 संकट, संघर्ष और समस्याओं के लिए याद रखा जाएगा। इस लॉकडाउन ने लोगों से वक्त, अवसर, संभावनाएं सब कुछ छीन लिया, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौटता हुआ दिख रहा है। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल से जून 2020 में तो जीडीपी ग्रोथ -23.9% तक चली गई थी। बहुत तेजी से इसमें अब सुधार हो रहा है और आईएमएफ का अनुमान है कि 2021 में भारत की जीडीपी की विकास दर 11.5% रहेगी। लॉकडाउन की वजह से अप्रैल 2020 में जो बेरोजगारी दर 23.5% के करीब थी, वो अब मार्च 2021 में सुधरी है और ये 6.5% है। अप्रैल 2020 में सरकार का जीएसटी कलेक्शन 32,172 करोड़ रुपए रह गया था, जो फरवरी 2021 में बढ़कर 1,13,000 करोड़ रुपए हो गया है। अप्रैल 2020 से सितंबर के बीच 70 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हुए, लेकिन इसी दौरान 53 लाख नए खाते भी खुले। आमतौर पर नए पीएफ खातों के खुलने का संबंध नई नौकरियों से ही होता है। हालांकि लॉकडाउन से बहुत से ऐसे नुकसान हुए हैं जिनकी भरपाई अभी भी मुश्किल लग रही है। जैसे संसद में कामकाज नहीं चल पा रहा। पिछले साल मॉनसून सत्र देरी की वजह से सितंबर में हुआ तो संसद का शीतकालीन सत्र तो हुआ ही नहीं। बजट सत्र की अवधि भी कम कर दी गई। विरोधाभासी बात यह रही कि 2020 में भारत ने दुनिया को 55 नए अरबपति दिए, तो दूसरी तरफ 84% भारतीयों की पारिवारिक आय कम हुई। कोरोना की इस आपदा को भारत ने अवसर में भी बदलने की कोशिश की और पूरी दुनिया में वैक्सीन डिप्लोमेसी चलाई। भारत अब तक दुनिया के 76 देशों को वैक्सीन दे चुका है। 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज भेजी जा चुकी है। भारत के वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की WHO भी तारीफ कर चुका है। लेकिन सारे तथ्यों से अलग एक हकीकत यह है कि भारत में कोरोना के हालात 5 महीने पुराने जैसे हो गए हैं। सबसे ज्यादा डरा रहे हैं कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,476 नए केस सामने आए हैं। देश में आखिरी बार एक दिन में 50,000 से ज्यादा केस 24 अक्टूबर 2020 को आए थे। कोरोना के एक्टिव केसेस ने भी सरकार की चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3,95,192 हो गई है। 74% से ज्यादा एक्टिव केस सिर्फ 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल। देश के कुल एक्टिव केस का करीब 63% अकेले महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र लगातार पूरे देश का हॉटस्पॉट बना हुआ है। मुंबई में एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में बेतहाशा भीड़ हो रही है। एक नजर ये अंधेरी स्टेशन से निकलती इस भीड़ को देखिए। ट्रेनों में सफर करके सुबह ऑफिस का समय है, लोग आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अंधेरी का ये इलाका और भीड़ देखिए किस तरीके से। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नदारद। दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी तुलना मुंबई से करें तो पूरे देशों से ज्यादा आंकड़े मुंबई, पुणे ऐसे बड़े बड़े महानगरों से महाराष्ट्र के निकल के सामने आ रहे हैं। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा, सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। हालात तभी सुधरेंगे। मास्टर स्ट्रोक में अब अगली खबर की तरफ बढ़ें उससे पहले आपसे विनती है, प्लीज ख्याल रखिएगा। एक शख्स आज की तारीख में महत्वपूर्ण है इस लड़ाई में। अब चलिए एंटीलिया विस्फोटक केस से जुड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक रखने के मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज अपने साथ एक पूरी कहानी में नया मोड़ लेकर आया है। सीसीटीवी फुटेज में मनसुख हिरेन एक वॉल्वो गाड़ी में बैठता हुआ दिखाई दे रहा है और जानकारी के मुताबिक गाड़ी सचिन वजे चला रहा था। सीसीटीवी तस्वीरें 17 फरवरी यानी विस्फोटक रखने के ठीक 8 दिन पहले की बताई जा रही है। अब एनआईए साजिश की कड़ियां आपस में जोड़ रही है और अब इस कड़ी में मुंबई के होटल ट्राइडेंट का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में लैंड क्रूजर कार दिखाई दे रही है, आपको दिख रही होगी।
तस्वीरें 20 फरवरी की है, जब सचिन वजे होटल ट्राइडन के गेट से कार में बैठकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल होटल ट्राइडन से ही मिली दूसरी तस्वीर को लेकर उठा है। यह तस्वीर 16 फरवरी की तस्वीर है। टीवी स्क्रीन पर आपको एक्सरे इमेज दिखाई दे रही होगा इस वक्त। अब सचिन वजे ने होटल ट्राइडन में चेक इन किया था, ये तब का है। तब उसके पास 5 बैग थे। अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद एनआईए को ये शक है कि बैग पैसों से भरा हुआ था। मतलब ये कि स्कैनिंग मशीन की इस तस्वीर में ये जो काले रंग के छोटे छोटे हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, ये नोटों की गड्डियां हो सकती हैं। अब देखिए आगे की कहानी। तारीख 17 फरवरी, वक्त रात 8:25:16। मुंबई में सीएसटी के पास सड़क पर एक वॉल्वो गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। गाड़ी रेड लाइट पर आकर रुकती है। रेड लाइट होने के बाद सामान्य रफ्तार से ट्रैफिक गुजरने लगता है। लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है, लेकिन यह गाड़ी सड़क पर गुजर रहे लोगों के बीच किसी एक का इंतजार कर रही थी। ग्रीन सिग्नल होने से पहले इस गाड़ी में किसी को बैठना था। 41 सेकंड गुजर जाते हैं, सिग्नल ग्रीन हो जाता है और वॉल्वो गाड़ी के पास खड़ी गाड़ियां आगे बढ़ने लगती हैं। और तभी पीली शर्ट पहने मनसुख हिरेन तस्वीरों में दिखाई देता है। नीली वॉल्वो मनसुख हिरेन का इंतजार कर रही थी। पहले ट्रक गुजरता है और ट्रक जाने के बाद मनसुख हिरेन गाड़ी का गेट खोलकर आराम से बैठ जाता है। मनसुख हिरेन के सवार होते ही गाड़ी वहां से निकल जाती है। चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि गाड़ी कोई और नहीं बल्कि एंटीलिया विस्फोटक मामले में आरोपी सचिन वाजे चला रहा था। ये तस्वीरें 17 फरवरी की ही हैं और विस्फोटक मामले की ये कहानी भी 17 फरवरी से ही शुरू हुई है। 17 तारीख को मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मनसुख ने अपनी मिलिट्री ग्रीन वाली स्कॉर्पियो कार को हाईवे के किनारे छोड़ दिया था और वो अपनी कार की चाबी लेकर, स्कॉर्पियो की लेकर ओला गाड़ी से दक्षिण मुंबई पहुंचे थे सीएसटी इलाके में। सीएसटी इलाके में वहां पर इनकी मीटिंग होनी थी शिवाला होटल के नजदीक। और ये जो आप फुटेज देख रही हैं, ये उसी बात की पुष्टि करता है कि ये सीसीटीवी इसमें कैद हुआ है कि आखिरकार वो किससे मिलने आया था। यानी वो जो स्कॉर्पियो कार थी उसकी चाबी देने के लिए वो सचिन वजे के पास पहुंचा था। ये जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में हम दिखा रहे हैं कि मनसुख हिरेन जाकर आगे की सीट पर बैठ रहा है, ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि सचिन वजे की है। एनआईए के पास इसके पहले के और इसके बाद के सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि ये दोनों एक साथ एक गाड़ी में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। और यहां तक कि ये भी फुटेज से एनआईए के पास है कि सचिन वजे ये ब्लू कलर की वॉल्वो कार लेकर निकल रहा है। इन्हीं सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर एनआईए वॉल्वो ढूंढ रही थी, जो 23 मार्च को दमन से मिली। तस्वीरें इस बात का सबूत है कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे और ठाणे का व्यापारी मनसुख हिरेन एक दूसरे को पहले से जानते थे। 17 फरवरी को मनसुख हिरेन और सचिन वाजे की मुलाकात हुई किस लिए थी, वो भी जान लीजिए। मनसुख हिरेन और सचिन वजे ये पुराने करीबी दोस्त, जान पहचान वाले थे। ये तो उनकी पत्नी ने भी कह दिया था कि स्कॉर्पियो गाड़ी का इस्तेमाल 3 महीने तक तो खुद सचिन वजे कर रहे थे। उन्होंने बाद में फरवरी के शुरुआत में आकर वो गाड़ी वापस लौटाई थी, स्कॉर्पियो गाड़ी। और वही गाड़ी की चाबी 17 तारीख को मनसुख हिरेन सचिन वजे को देने के लिए दक्षिण मुंबई में क्रॉफर्ड मार्केट इलाके में आने वाले थे। लेकिन रास्ते में उन्होंने जो ओला ड्राइवर था उसे कहा कि अपना लोकेशन बदलकर शिवाला होटल चलिए, थोड़ी दूरी पर है क्रॉफर्ड मार्केट से सीएसटी रेलवे स्टेशन। वहां पर जाकर एक सिग्नल पर ये खड़े रहते हैं और वहां पर सचिन वजे की ये ब्लू वॉल्वो गाड़ी आती है और ये आगे की सीट पर कंफर्टेबली जाकर बैठ जाते हैं। और इन्होंने, सचिन वजे ने खुद ये कबूली दी है कि उन्होंने मनसुख से चाबी ली थी। 25 फरवरी को एंटीलिया के सामने विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो रखी गई और 5 मार्च को मनसुख हिरेन का शव मुंबई से सटे मुंब्रा इलाके की खाड़ी में मिला। मनसुख के मुंह पर रुमाल बंधा हुआ था। शुरू में पुलिस इसे आत्महत्या बता रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा, हत्या की साजिश वाली थ्योरी सामने आने लगी। जांच में पता चला कि मनसुख को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश किया गया था। इसके बाद
मनसुख के मुंह पर रुमाल बांधा गया। हाई टाइड के समय शव फेंका गया इस उम्मीद में कि शव पानी के साथ बह जाएगा। मनसुख की हत्या की साजिश के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक नाम है पूर्व पुलिसकर्मी विनायक शिंदे का। सचिन वाजे के इस पूरे मामले में विनायक शिंदे की एंट्री भी बेहद दिलचस्प है। विनायक शिंदे 2007 के लखन भैया एनकाउंटर में सजा काट रहा था। वो फर्जी एनकाउंटर जिसने विनायक की वर्दी छीन ली थी। विनायक परोल पर बाहर आया था और उसी वक्त वाजे ने विनायक का इस्तेमाल किया। विनायक सचिन वाजे के एनकाउंटर गैंग का हिस्सा रहा है। आरोप है कि विनायक शिंदे ने मनसुख को मारकर खाड़ी में फेंका है। एटीएस सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि विनायक शिंदे घटनास्थल पर मौजूद था। उसने ये बात भी कबूल की है कि मनसुख हिरन को तावड़े बनकर फोन पर बुलाने वाला शख्स भी वही था। उसने घोड़बंदर रोड पर मनसुख हिरन को बुलाया था, जिसके बाद दम घोंटकर मनसुख हिरन को बेहोश किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। एटीएस को ऐसा शक है कि हत्या किए जाते वक्त मौके पर सचिन वाजे भी मौजूद था। आज पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार जो है वो थम गया, क्योंकि 27 मार्च यानी परसों पश्चिम बंगाल की 30 सीटों पर मतदान होने वाला है। पहले चरण में अलग अलग पार्टियों के कुल 191 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर ममता की तृणमूल कांग्रेस पर है। मालूम नहीं है आपको, बंगाल का छोटा बच्चा भी हर रोज फुटबॉल खेलता है। तेरे खेला होने से कोई नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा था, क्योंकि ममता के गढ़ में सेंध लगानी है। ममता का गढ़ इसलिए क्योंकि पहले चरण में पश्चिम बंगाल की जिन 30 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, उनमें से 27 सीटों पर पिछले चुनाव में टीएमसी ने कब्जा किया था। नरेंद्र मोदी एकदम ढंग करे देखते एलो प्लेने करे। बीजेपी के सामने ममता की जीती हुई सीटों को छीनने की चुनौती है, तो ममता के सामने अपनी जीत को बरकरार रखने का चैलेंज। और मुकाबला सिर्फ बीजेपी बनाम टीएमसी नहीं है, बल्कि बीजेपी और टीएमसी की इस राजनीतिक लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटा लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन भी पीछे नहीं है। शनिवार को पश्चिम बंगाल में पहले दौर का मतदान होगा। 27 मार्च को पश्चिम बंगाल की 5 जिलों की 30 सीटों पर मतदान होगा। इन 5 जिलों में बांकुड़ा की 4, झारग्राम की 4, पश्चिमी मेदिनीपुर की 6, पूर्वी मेदिनीपुर की 7 और पुरुलिया की 9 सीटें शामिल हैं। पुरुलिया की 9 में से 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली थी। बीजेपी के लिए 2019 की बढ़त को बनाए रखने की चुनौती है। पहले चरण का चुनाव टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। दरअसल 2016 में पश्चिम बंगाल की इन 30 सीटों पर 85.45% मतदान हुआ था। पहले चरण का चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 8 चरणों में होने वाले बंगाल चुनाव की दिशा इससे समझ में आने लगेगी। पहले दौर से ही साफ हो जाएगा कि बंगाल को बीजेपी का सोनार बांग्ला वाला नारा पसंद आया या फिर बंगाल ने ममता के खैला होबे को सिर पर चढ़ाया। दीदी, ओ दीदी, खेला होवे, आपने खेला खेला होवे, देखा होवे, सोनार बांग्ला का फिर से निर्माण करना है। खेला होवे। 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। बीजेपी और टीएमसी के ये दोनों ही चुनावी नारे प्रचार में इस बार खूब छाए रहे। पहले दौर की वोटिंग वाली 30 सीटों पर पार्टी और नेताओं ने अपनी बात रख दी है और अब बारी वोटरों की है और वोटर तय करेंगे कि उन्हें किसके नारे में दम दिख रहा है। रिपोर्ट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे की। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को उसके अंजाम तक पहुंचाने में आप जानते हैं हिंदुस्तान का सबसे अहम किरदार था और इसलिए बांग्लादेश के 50वें विजय पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास मेहमान के तौर पर जा रहे हैं बांग्लादेश। इसके बाद शुरू होगा बांग्लादेश की आज़ादी का जश्न, जिसमें बांग्लादेश के उन लोगों को भी याद किया जाएगा जो पाकिस्तान की सेना के नरसंहार का शिकार हुए थे। मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट में बांग्लादेश में जश्न की तैयारी के साथ साथ आपको सुनाएंगे 1971 में पाकिस्तान की सेना के जुल्म की
आंखों देखी। बंग बंधु के पोस्टर से सजा है ढाका। बांग्लादेश में विजय पर्व की धूम, पूरी हो गई है जश्न की तैयारी। बांग्लादेश अपनी आजादी के संघर्ष की 50वीं सालगिरह और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शती मना रहा है। इस जश्न में मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो शुक्रवार यानी 26 मार्च को ढाका पहुंचेंगे। पीएम मोदी के स्वागत के लिए राजधानी ढाका तो तैयार है ही, बांग्लादेश के हर उन इलाकों में पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है जहां वो पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे ढाका पहुंचेंगे। वहां बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उनका स्वागत करेंगी। यहां से वो सीधे मिलिट्री मेमोरियल जाएंगे और फिर बांग्लादेश नेशनल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे। इसी ग्राउंड में मुख्य समारोह होगा। इसके बाद पीएम मोदी महात्मा गांधी बंग बंधु की याद में प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। देखिए, बांग्लादेश ये विजय पर्व 1971 में पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ लड़ी गई जंग की याद में मना रहा है और इसीलिए आपको यहाँ पर जानना जरूरी है कि आखिर ये जंग शुरू कैसे हुई और क्यों हुई थी। 7 दिसंबर 1970 पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग जीत गई। पाकिस्तान ने मुजीबुर रहमान की जीत मानने से इनकार कर दिया। विरोध कुचलने के लिए पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार शुरू कर दिए। 25 मार्च 1970 पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू कर दिया। ऑपरेशन सर्च लाइट में बड़े पैमाने पर नरसंहार शुरू कर दिए गए। पाकिस्तान की सेना ने 1 लाख लोगों का कत्ल कर दिया, 1 लाख लोगों का। 26 मार्च 1970 शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान से अलग बांग्लादेश बनाने का ऐलान कर दिया। बांग्लादेश को पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों से बचाने के लिए फिर भारत ने अपनी सेना भेजी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के आगे हथियार डाल दिए। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ चुके हैं ढाका से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मास्टर स्ट्रोक में प्रणय। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का वहाँ पर इस्तकबाल किया जाना है, कैसी तैयारियां हैं, लोग कैसे ले रहे हैं इस पूरी की पूरी खबर को? देखिए रुबिका, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से बांग्लादेश के लिए भारत का और भारत की इस दोस्ती का, भारत के प्रधानमंत्री का ऐसे मौके पर आना बहुत महत्व रखता है। इसलिए महत्व रखता है क्योंकि भारत के बिना पाकिस्तान के खिलाफ वो जो लड़ाई चल रही थी, बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं का जो संघर्ष था, मुक्ति संग्राम था, वो सफल नहीं हो पाता अगर भारतीय सेना उस समय मदद नहीं करती। और वो दुनिया के सबसे विरले युद्धों में उसकी गिनती की जाती है क्योंकि महज 11 दिन की लड़ाई के अंदर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। जिस तरीके से बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। ये सारी चीजें, ये जो बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम है, इसके 50 बरस पूरे होने जा रहे हैं। स्वर्ण जयंती समारोह के आखिरी दिन यानी बांग्लादेश का जो स्वतंत्रता दिवस है यानी 26 मार्च 1971 को जब शेख मुजीबुर रहमान ने स्वतंत्रता का ऐलान किया था, तो उसके 50 साल पूरे होने जा रहे हैं। और इस मुख्य समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मार्च की सुबह करीब 11 बजे ढाका पहुंचेंगे। उसके बाद वो सरवर के जो मिलिट्री मेमोरियल है वहां पर जाएंगे, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके अलावा एक पौधा भी वहां लगाएंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना खुद उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचेंगी। और उसके बाद अगले 36 घंटे का जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम बांग्लादेश में रहने वाला है, उसमें 8 से 10 घंटे का वक्त शेख हसीना अपने इस खास मेहमान के लिए रिजर्व उन्होंने रखा है, उन्हीं के साथ वो समय देंगी। और इसके साथ साथ भारतीय प्रधानमंत्री को वो तुंगीपारा लेके जाएंगी क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान का पैतृक निवास भी है। बंगबंधु शेख मुजीबुर
रहमान की अहमियत बांग्लादेश में वही है जो भारत में गांधी की है, और इसीलिए गांधी और बापू और मुजीबुर रहमान के लिए संयुक्त जो प्रदर्शनी है उसका भी उद्घाटन किया जाना है। ये जो अभी जानकारी आपने दी है ये पूरी तरीके से तैयार की हमने अगली रिपोर्ट में भी, और चूंकि आपने उन पॉइंट्स को टच किया है तो जरा दर्शकों को बता देते हैं कि होने क्या वाला है इस दौरे में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, और अपनी ट्रिप को भी एंजॉय कीजिएगा, खबर हम तक पहुंचाते रहिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कोरोना काल के बाद आप देखिए पहला दौरा बांग्लादेश जा रहे हैं। दूसरे दिन पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान हो रहा है। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश के ठाकुरबाड़ी में मतुआ मंदिर में दर्शन करने वाले हैं और वहां सोरेश्वरी शक्तिपीठ में भी माथा टेकेंगे। मोदी के दौरे में इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या पीएम के इन कार्यक्रमों का बंगाल के चुनाव से कोई कनेक्शन है? आप देखिए इस रिपोर्ट में। ये बांग्लादेश का ठाकुरबाड़ी इलाका, यही वो जगह है जहां से मतुआ समाज का जन्म हुआ, और यहां मौजूद मतुआ मंदिर इस संप्रदाय का सबसे पवित्र स्थान है। पीएम मोदी 27 मार्च को यहां मतुआ समाज के संस्थापक हरिचंद्र ठाकुर और गुरुचंद्र ठाकुर के मंदिर में माथा टेकने पहुंचेंगे, जिसके लिए यहां जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। पहली बार होगा कि कोई प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री इतने इंटीरियर के इलाके में यहाँ पर पहुँचेंगे। ओराकांडी जो एक बहुत छोटी सी जगह है, वहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है, इस तरीके के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ढाका से जब वो आएंगे तो वो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचेंगे ओराकांडी में, और ओराकांडी में हेलीपैड से वो सीधे यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर वो अंदर पूजा करेंगे, जो पूजन होता है ओराकांडी के इस ठाकुरबाड़ी के अंदर, वहाँ वो पूजा को अटेंड करेंगे। और उसके बाद ये जो शामियाना लगा हुआ है, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मतुआ संप्रदाय के जो लोग हैं उनसे संवाद करेंगे, उनसे बात करेंगे। करीब आधे घंटे का ये उनका कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर प्रधानमंत्री यहाँ पर जो मतुआ संप्रदाय के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे। जय जय हरिचाँद, जय कृष्णदास, जय श्री वैष्णव दास, जय गौरीदास। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री बांग्लादेश में मतुआ संप्रदाय के बीच पहुंच रहा है, इसीलिए यहाँ के लोग भी बहुत उत्साहित हैं। করছি যে উনি কখন আসবেন সেই ক্ষণের আমরা শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় আছি, এবং আমরা এক কথায় বলতে গেলে ভীষণভাবে আনন্দিত এবং চিরস্মরণীয় একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের আমরা প্রতীক্ষায় আছি তার পদার্পণের জন্য। बांग्लादेश में ठाकुरबाड़ी के लोगों को भले ही प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो, लेकिन भारत में पीएम के दौरे के इस कार्यक्रम को लेकर सियासत चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान 27 मार्च को जब गोपालगंज के ओराकांडी में मौजूद मतुआ महासंघ के सबसे पवित्र स्थान ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो उसके केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक मायने भी होंगे। मतुआ बिरादरी के लोग बांग्लादेश ही नहीं, भारत में भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, और खास करके पश्चिम बंगाल में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच उनकी अहमियत और भी बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों के दौरान उत्तरी परगना, दक्षिणी परगना और नादिया जैसे कई जिलों में मतुआ मतों की हैसियत काफी अहमियत और काफी निर्णायक स्थिति रखती है। देखिए, प्रधानमंत्री के मतुआ मंदिर में जाने को लेकर राजनीति होने की बड़ी वजह पश्चिम बंगाल में मतुआ संप्रदाय के लोगों की संख्या भी है। समझिए कैसे। मतुआ मंदिर जाने पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में 24% जो है वो दलित हैं, और दलितों में 16% मतुआ समुदाय से हैं, और 30 सीटों पर मतुआ वोटर्स हार या जीत तय करते हैं। 50 सीटों पर मतुआ वोटर्स प्रभाव रखते हैं सीधे तौर पर, और इसीलिए ये सवाल खड़ा हुआ। प्रधानमंत्री 27 मार्च को मतुआ मंदिर पहुंचने से पहले सतखीड़ा में सुरेश्वरी देवी के मंदिर जाएंगे। यहाँ भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है। रास्तों में तिरंगा लहरा रहा है, जगह जगह पीएम मोदी और शेख हसीना के बैनर्स और पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक देवी काली
उनके जो अंग थे वो अलग अलग हिस्सों में गिरे, उसके अंदर उनकी पगतलियाँ और उनकी हथेलियाँ जो हैं इसी जगह पर गिरी मानी जाती हैं और इसीलिए यहाँ पर ये शक्तिपीठ की स्थापना की गई है। और इस मंदिर में ही प्रधानमंत्री मोदी इसके दर्शन करने के लिए आएंगे, यहाँ पूजा करेंगे वो, और इसको अब में पूजा करने के बाद वो फिर आगे तुंगीपारा और ओराकांडी में भी जाएंगे। 2015 के बांग्लादेश दौरे में भी प्रधानमंत्री ने ढाका के मंदिर में दर्शन किए थे, लेकिन इस बार देश में चुनावी पारा इस कदर चढ़ा है कि पीएम के दौरे में मंदिर दर्शन पर भी सियासत हो रही है। आपको ये खबर जानकर हैरानी होगी और सावधान रहने की भी उसके बाद आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। 35,952 कोरोना केसेस इस बार रिकॉर्ड किए गए और अकेले मुंबई से 5,505 नए केसेस सामने आए हैं। सिर्फ मुंबई की अगर मैं बात करूं तो 5,000 ऊपर केसेस है और पूरे महाराष्ट्र में एक दिन में 35,952। और आप जानते हैं ये बात कि आज ही लॉकडाउन की सालगिरह है और ऐसे में ये खबर बताती है कि हम तो साल भर पीछे लौट चले हैं। अरे भैया, तुम्हें कब्ज है क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। कब्ज कहने के लिए तो एक समस्या है, पर 1000 बीमारियों की जड़ है। इसे इग्नोर न करें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक च्यून आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।